सो गाइस अब हम चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। देखो अपन ने अभी जो लास्ट चैप्टर पढ़ा वो था 1950 के बारे में, कैसे सरकार ने प्लानिंग बनाई, प्लानिंग कमीशन बनाया। अब 1950 से लेकर 1990 तक अपनी गवर्नमेंट ने क्या किया। देखो ये बोर्ड्स के अंदर, इसके अंदर से तुम पकड़ के चलो कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो अपने पास हाथ में है श्योर वाला। अब वो क्या क्वेश्चन है वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1950 से 1990 का तुम लोग कंटेंट समझो कि पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें चैप्टर को मैं 3 टुकड़ों में बांट रहा हूं, ठीक है। पार्ट ए पढ़ेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या आया, जो जस्ट अभी तुम लोग देखना सुनना इसको ध्यान से। पार्ट बी पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, मैं बोल रहा हूं ये तो तुम लॉक कर लो, आएगा मतलब आएगा, आईपीआर 1956। और इसमें अपन पढ़ेंगे इसके सक्सेस और फेलियर क्या थे, ये फिर भी थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी अपन पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म के बारे में, जिसका एक क्वेश्चन उसका भी बेसिकली मान के चलो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या थी, और पढ़ेंगे इसके गुड इंपैक्ट और बैड इंपैक्ट। ये चालू करते हैं अपन पार्ट ए से। तो गाइस ये जो टॉपिक चालू होने वाला है इसका नाम है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म मैंने आपको बोल दिया, आप गारंटी समझो आएगा ही आएगा बोर्ड्स में टॉपिक, मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन ने जितनी प्रॉब्लम पढ़ी ना उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सरकार ने, मेरे पिन पॉइंट पे ध्यान देना, पब्लिक सेक्टर ने कैसे निकाला सरकार ने। तो 3 रिफॉर्म बने, एक का नाम है लैंड रिफॉर्म, जमीन के सारे सॉल्यूशन इसमें निकाले गए। दूसरा नाम है टेक्निकल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी का बदलाव ये सब इसमें हुआ था। और तीसरा नाम है जनरल रिफॉर्म, वापस सर टाइम पीरियड बता दो, तो ये 1951 में सारी चीजें करी गई है, मतलब 1951 से लेकर 56 तक। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म की बात करेंगे। सोचो दिक्कतें, सोचो वापस से कि सर एक तो छोटी छोटी जमीनें थी, एक पहली दिक्कत तो ये थी फ्रैगमेंटेड लैंड्स थे। दूसरी दिक्कत थी ये जमींदार सर, मतलब ये जो लैंड ओनर्स बन गए थे और वो रेंट लेने आते थे, ये भी दिक्कत थी। तो सरकार ने सुलझाई सबसे पहली दिक्कत कि जमींदार को भगाओ, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ये फर्स्ट पॉइंट है। जमींदार्स वर अबॉलिश्ड। जमींदार्स को आप सर इंटरमीडियरीज कैसे बोल रहे हो? अरे अभी तो पढ़ाया, इंटरमीडियरी वही तो मीडिएटर थे ब्रिटिश सरकार और फार्मर के बीच में। फार्मर से रेंट लेने आता कौन था? मोहन जी जो फार्मर हैं, अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, उनसे रेंट कौन लेता था आगे? जमींदार। जमींदार जाके रेंट देता था ब्रिटिश सरकार को। तो सरकार, एक तो ये चीज, और अब रेंट लेने आते थे 70%, तो जमींदार को तो हटा दिया। अब पहले क्वेश्चन आता है सर अब ओनर कौन रहा? मतलब हटाया तो अब ओनर किसी को तो बनाया होगा। सरकार ने ओनरशिप दे दी खेती बाड़ी करने वाले को, फार्मर को। एग्जैक्टली, ओनरशिप राइट्स वर गिवन टू द फार्मर। बट फिर भी सरकार ने ऐसा नहीं बोला कि रेंट नहीं लेंगे। अपनी भारत सरकार ने भी रेंट लिया, और वो रेंट को बट रेगुलेट कर दिया, फिक्स कर दिया, क्योंकि गेहूं ये सब पूरी इकोनॉमी में पहुंचानी पड़ती है, राशन शॉप्स के थ्रू सारी चीजें होती है। तो सरकार ने क्लियरली बोला कि भाई रेगुलेशन ऑफ रेंट करो। सेकेंड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट कर दिया 1/3 ऑफ टोटल क्रॉप्स, मतलब कितना? 33% ऑफ क्रॉप्स। दिस वॉज द रेंट, कि आपको जो भी ग्रो होगा उसका 30%, 33% हमको एज अ रेंट देना है। और आगे क्या किया? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये क्या है? मैंने अभी आपको क्या बोला, लैंड छोटे छोटे और टुकड़ों में थे। सरकार ने क्या बोला, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, उनके पास छोटी जमीनें थी, ना ट्रैक्टर थे, ना कोई सुविधा थी फार्मिंग करने की, सरकार ने बोला कि एक काम करते हैं, सारे लैंड को सरकार ने कर दिया इक्वल साइजेस का, नियरली इक्वल साइजेस का। सरकार ने क्या किया, लैंड जिनके पास बड़े थे, जिनके पास सरप्लस लैंड थे, उनसे ले लिया गया, और इक्वल लैंड करने के लिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को वो जमीन दे दी गई। मींस सरप्लस लैंड वाज अक्वायर्ड, सरप्लस लैंड वाज अक्वायर्ड आफ्टर पेइंग कंपनसेशन, एंड दिस लैंड वाज प्रोवाइडेड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। कुछ आप एक काम करो, ये पिक्चर देखो समझ में आ जाएगा। ये लैंड की साइजेस कुछ इस तरीके से कर दी। इससे 2 फायदे हुए। जो बैरन लैंड था, मींस जो बंजर जमीनें थी, वो भी यूज में आने लगी, मतलब जो जमीनें काम की नहीं थी, अनकल्टिवेटेड थी। सो कल्टीवेशन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। कंसोलिडेशन और सीलिंग को सर आप मिक्स करके क्यों बोल रहे थे? सीलिंग का मतलब होता है बाउंड्री बना दी और लैंड को इक्वल साइजेस में कर दिया। कंसोलिडेशन मतलब होता है कि बड़ी जमीनों को लेके उनको मुआवजा, कंपनसेशन दिया, और वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को दी। मतलब कंसोलिडेशन इज सरप्लस लैंड वाज अक्वायर्ड, सीलिंग इज लैंड वाज प्रोवाइडेड इन स्मॉल साइज, लैंड वाज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल साइजेस, इक्वल साइजेस। समझ में आ रहा है आपको यहां तक? ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन अब कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है? ये कोऑपरेटिव वर्ड से आप एक हैबिट बना लो, जैसे एक रेगुलेशन वर्ड से हैबिट बना लो। इकोनॉमिक्स का बड़ा मतलब, इंडियन इकोनॉमिक्स का ये वर्ड है, ऐसे बार बार रिपीट होता है।
तो रेगुलेशन का मतलब होता है ध्यान देना, और कोऑपरेटिव का मतलब होता है जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स ऐसे मिल गए थे, ग्रुप बना दिया था उन्होंने, और सरकार का ये करने का सर रीजन क्या था, ये तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, पर भाई जब जिस फार्मर का छोटा सा जमीन थी उसके पास टूल्स नहीं थे, वो लाएगा कहां से, पैसे तो थे नहीं, तो सरकार ने बोला कि अब फार्मर्स आपस में मदद करो, मतलब मोहन जी आप आओ, आपको मदद करनी पड़ेगी, इनकी जो यार ये सोहन जी है इनके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो आप कोऑपरेटिव फार्मिंग, आप 20 जने ग्रुप बना लो, फार्मर का ग्रुप, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करेगा, एक को ट्रैक्टर सपोर्ट करेंगे, एक को ये जमीन कभी काम आ रही है क्या, किसी का गेहूं है तो किसी का मकई है, तो ये आपस में एक दूसरे के टूल्स शेयर कर लेंगे। तो अल्टीमेटली कोऑपरेटिव फार्मिंग इज अ टेक्निक इन विच ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो कलेक्ट हो जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे के टूल्स यूज करते हैं, और कंसोलिडेशन और सीलिंग को अगर एनकरेज मतलब सक्सेसफुल बनाना था, इसके गेन्स प्रॉपर उठाने थे, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग करना जरूरी था। कोऑपरेटिव फार्मिंग से एक और फायदा होता है, जब ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिल जाते हैं तो वो लोग आपस में अपनी जब फसल उगती है तो वो एक साथ बेचने भी जाते हैं, और एक साथ बेचने से उनको फेयर प्राइस मिलती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कलेक्टिव सेल। ये मैं आपको अभी आगे इधर भी पढ़ाऊंगा जनरल रिफॉर्म में। तो ये सब क्या थे, लैंड रिफॉर्म। पर सर क्वेश्चन आया होगा ना कि सर प्रॉपर लैंग्वेज बता दो, तो भाई ये देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, और स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर लेना कि अपने को आंसर कैसे लिखना है। ओके सो गाइज, अब इस टॉपिक के बाद हम आते हैं टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म क्या है, ये जितनी भी दिक्कतें थी टेक्नोलॉजी की सब सुलझाई जा रही थी इसमें। मतलब पहले तो सबसे पहली चीज, अपने पास उस वक्त HYV सीड्स लॉन्च हुआ था। गाइज इसको पिन पॉइंट बना लेना, अगर आप थर्ड चैप्टर का कोई आंसर लिख रहे हो उसमें HYV सीड नहीं लिख रहे हो तो आपने मतलब कुछ लिखा नहीं। यही सबसे बड़ी अपनी सफलता थी उस टाइम की सरकार की, HYV सीड्स लॉन्च हुए थे। अब पता है स्टूडेंट को HYV सीड्स तो याद हो जाते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ये तो याद हो जाते हैं। पुराने सीड्स को बोलना आता नहीं, ये पुराने ओल्ड सीड्स बोल देते हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सीड्स। तो कन्वेंशनल सीड्स को डिस्करेज करना था, लोगों को बोला जा रहा था HYV सीड्स यूज करना चालू करो। अच्छा HYV सीड्स की खासियत क्या होती है, मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, वो लिखना पड़ेगा। HYV सीड्स की खासियत ये होती है, वो जमीन को फर्टिलिटी रीगेन मतलब सॉइल फर्टिलिटी रीगेन करने में हेल्प करता है बहुत क्विकली। उसके बाद ग्रोथ की रेट डबल हो जाती है, मतलब क्विक हो जाती है। जो टाइम पीरियड 6 महीने का था वो 3 महीने 4 महीने में कन्वर्ट हो जाता है। तो HYV सीड्स स्टार्ट हो चुके थे टेक्निकल रिफॉर्म में सरकार के द्वारा, और डिस्करेज किए जा रहे थे कन्वेंशनल सीड्स, जो नॉर्मल सीड्स होते हैं उनको। यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज करना चालू हुए थे, और कम से कम 250 लाख टन केमिकल और फर्टिलाइजर अपनी खेतीबाड़ी में यूज हुआ। ये 2014 की बात बता रहा हूं, ये फिगर आपको बुक्स में भी मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड आपको पता है, ये जो खेतों में मतलब जो फसल में कीटाणु और ये लग जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड यूज किया जाना एनकरेज किया जाता है। और करीब, ये आप फिगर नोट करना और ये लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर बहुत अट्रैक्ट होता है ऐसे न्यूमेरिकल फिगर से। तो हमको ये लिखना है 14 मतलब 14 सेंट्रल प्लांट लॉन्च किए सरकार ने, किसके लिए, पेस्ट कंट्रोल सिस्टम के लिए। आगे फोर्थ पॉइंट, साइंटिफिक फार्म प्रैक्टिसेस चालू करवाई टेक्निकल रिफॉर्म में। अब सर ये क्या होता है, चलो मैं 1 मिनट रुकना, पहले आपको समझते हैं। आपको याद होगा आपने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा, एक वर्ड है फैलोइंग, रिपीट कर रहा हूं, फैलोइंग। फैलोइंग क्या है, जिसमें क्या करते थे पहले पुराने फार्मर्स, मतलब कि जो जिनको नॉलेज नहीं थी, वो क्या करते थे, जमीन को 6 महीने छोड़ देते थे, ताकि क्यों, उसकी जमीन की फर्टिलिटी रीगेन हो, सॉइल फर्टिलिटी रीगेन हो। अब ये प्रोसेस टाइम इतना वेस्ट करता था, प्रोडक्टिविटी लो होती थी, तो HYV सीड्स आए और इस फैलोइंग को बंद करवाया। क्यों HYV सीड्स, सर बताया ना अभी, फर्टिलिटी से क्विकली रीगेन होती है। फिर मल्टीपल क्रॉपिंग सिखाई गई कि भाई एक खेत को क्यों वेस्ट कर रहे हो, पूरा गेहूं ही उगा रहे हो, आपका कुछ पोर्शन आप कॉटन में भी यूज कर सकते हो। तो सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न को बंद करवाया, मल्टीपल क्रॉपिंग को एनकरेज कराया। और बताऊं, क्रॉप रोटेशन और सॉइल कन्वर्जन, मतलब कि क्रॉप रोटेशन, सॉइल रोटेशन, इन ये सारी चीजें साइंटिफिक फार्म प्रैक्टिसेस कहलाती हैं गाइस। ये चीज टेक्निकल रिफॉर्म का पार्ट है। लास्ट, मशीनरी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इनको इंट्रोड्यूस किया, स्प्रिंकलर, तो ये है मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन को एनकरेज किया। ये है हमारे टेक्निकल रिफॉर्म। वापस सर लैंग्वेज बता दो, तो भाई देखो क्वेश्चन और खींचो स्क्रीनशॉट। हाँ जी गाइस, सो आते हैं अब हमारे थर्ड और लास्ट रिफॉर्म पे, जनरल रिफॉर्म। देखो एक बार मैं रुक जाता हूं और वापस से बोल देता हूं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों रिफॉर्म में से एक रिफॉर्म आएगा। तो पढ़ने का तरीका और सुनने के लिए अभी कंसंट्रेशन डेवलप करो, थोड़ा सा सुनना, मतलब थोड़ा सा ध्यान से एक बार वीडियो देखो और अपने नोट्स बनाना चालू करो, हाथों हाथ, थोड़ी देर पॉज करो, फटाफट बनाते जाओ। आते हैं जनरल रिफॉर्म पे।
फर्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। अपनी जमीन, जो भारत देश की जमीन थी, अगर आप जानेंगे ये फिगर 1951 में 1950 के टाइम पे नियरली सिर्फ 17% जमीन थी जो परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन में थी। अच्छा, आज कितनी? करीब 50%। मतलब एग्जैक्ट फिगर बुकिश बताऊं तो 45% लैंड इज इन परमानेंट इरिगेशन एज पर 2015-17। बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये क्या है? ये जनरल रिफॉर्म का पार्ट है जो सरकार ने करवाया है ना। सेकंड, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। सरकार ने बोला यार कि अब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब आप यहां पे लॉन्च कर रहे हो, इसको खरीदेगा कैसे बेचारा फार्मर? तो क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च कराई। सबसे पहले चालू हुए थे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वापस ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिल जाते हैं, एक सरकार का अध्यक्ष आ जाता है, प्रेसिडेंट, और वो मिलके इसको ग्रो करते हैं। अच्छा, और कुछ हुआ कि हाँ, बाद में आया ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आया बाद में 1955 में। नाबार्ड, आपने सबसे फेमस बैंक, मतलब एपेक्स बैंक के गांव का। तो ये सब जर्नी है, बट अपने को इतना डिटेल नहीं, बस प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी सरकार ने चालू करवाया। नेक्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट। आ गया ना ये रेगुलेटेड वर्ड फिर से। तो रेगुलेटेड मार्केट मतलब सरकार ने मंडी चालू करवाई। आप लोग ये जो सब्जी मंडी, कृषि मंडी सुना होगा ना, हर शहर में सरकार ने मंडी चालू करवाई। मार्केटिंग चैनल्स हैं आज बहुत बड़े बड़े, सरकार नहीं चालू करवाई, और इसमें सरकारी विभाग के लोग भी बैठते हैं। टोटल आप इसकी क्या कमिटी, आप जैसे मंडी में, खुद भी मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आपकी सिटी की मंडी में जाओगे, एंटर होगे ना, पूरा ऐसे पैनल बना हुआ है, उस पैनल में 3 जने बैठते हैं। कौन कौन से? एक तो फार्मर के लिए हित में बैठा होता है, फार्मर के साथ बुरा नहीं हो। एक बैठा होता है ट्रेडर, व्यापारी के लिए। एक बैठा होता है सरकार के लिए। ये लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कि भाई हाँ भाई, ये मोहन जी आए, ये आए, इनका भाई इतना 1000 किलो गेहूं है, इनको इतना भाव दो, ए ग्रेड का गेहूं है इनको, ये आपस में मिलकर तय होता है। ये ट्रेडर इतने में खरीदेगा, इस व्यापारी को जाके बेचो। ये रेगुलेटेड मार्केट बनाया, और उसकी कमिटी में ये 3 लोगों को बिठाया, हर मार्केट कमिटी में। तो सरकार के इस डिसीजन से फार्मर को मिला यार कि हमको गेहूं बेचने का एक डेस्टिनेशन भी मिल गया, हमको अब ये इंटरमीडियरी लूटेगा नहीं बीच में हमारी गेहूं रोक के। तो सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट चालू करवाई, ये तीसरा जनरल रिफॉर्म है। चौथा देखते हैं, मार्केटिंग सोसाइटी चालू करवाई। ये बहुत शानदार है, ये वाला पॉइंट आपको समझना चाहिए। मार्केटिंग सोसाइटी इज अगेन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। सरकार ने बोला कि भाई आप एक काम करो, मोहन जी आप है ना 10 फार्मर का ग्रुप बना लो, है ना, 10-12 फार्मर। आपका क्या गेहूं एक 80 किलो है, एक 800 किलो है, एक 1000 किलो है, मिलके 5000 किलो हो रहा है ना, इकट्ठी करके बेचो। तो अपन क्या भाव बढ़िया करवाएंगे, नेगोशिएशन करवा के लेंगे, नहीं 16 रुपए किलो ही बेचेंगे अपन। तो वो कलेक्टिव सेल कहलाता है। जो ये करवाता कौन है? ये करवाता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मैंने आपको बोला ना अभी यहाँ पे, तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग और क्या सर, ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी एक ही चीज है कि हाँ, मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग तो एक टेक्निक है जो चालू करवाई कि आप लोग ट्रैक्टर्स ये सब आपस में यूज करो, और वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी करवाती है। उसका एक अध्यक्ष होता है जो ये सारे डिसीजन लेता है। कलेक्टिव सेल में मतलब आपस में फार्मर्स मिलकर जो सेल करते हैं, उसमें भी वही हेल्प करता है। एंड लास्टली हम देखते हैं एमएसपी पॉलिसी। गाइज फोकस करना, ये अकेला पॉइंट मतलब इंडिविजुअल पॉइंट भी आ सकता है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी एक ऐसा इनिशिएटिव है सरकार का जिसमें सरकार ने फार्मर को वादा कर दिया कि आपका माल कहीं बिके या नहीं बिके, कोई ट्रेडर खरीदे या नहीं खरीदे, हम आपको मिनिमम प्राइस लिख के दे रहे हैं भाई, ये मिनिमम रहेगी। हमको आओ, कितना 1000 किलो है, 5000 है, हमको आगे बेचो, हम खरीदेंगे। अब पहले तो क्वेश्चन मार्क ये आता है, सर ये सरकार करती क्या होगी स्टॉक का? इस स्टॉक को बोलते हैं बफर स्टॉक, जो सरकार खरीद लेती है। और राशन की दुकानें जो हम बोलते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें ये गेहूं, चावल, शुगर, ये सब बेची जाती है सस्ते दामों में। किनको? 2 रुपए किलो गेहूं में जो नीडी पीपल होते हैं उनको, जो बिलो पॉवर्टी लाइन। सो अल्टीमेटली एमएसपी पॉलिसी इज मिनिमम प्राइस वाज गारंटेड बाय गवर्नमेंट। इसका स्टॉक जो कलेक्ट होता है उसको बफर स्टॉक बोलते हैं, और ये बफर स्टॉक यूज होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। वापस से सर दिखा दो भाई आंसर, तो ये लो इसका आंसर और खींचो इसका स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट ये रब करने से पहले और नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले फोकस करना अगेन HYV सीड्स पर, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही एक पार्ट बनने वाला है। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन टॉपिक, मैंने आपको HYV सीड तो भी बोल ही दिया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेसिक मकसद ही HYV सीड्स के थ्रू ग्रोथ बढ़ाना था। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट में, हमको ये पॉइंट्स क्या कहना। देखिए एम, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम क्या था? फूड सेल्फ सफिशिएंसी, इसका मकसद था कि भारत सरकार को ऐसा बनाया जाए कि उसको फूड तो एटलीस्ट इंपोर्ट ना करना पड़े। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? गेहूं और चावल के लिए किया गया था, व्हीट और राइस के लिए किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज बेसिकली फॉर 2 क्रॉप्स, व्हीट एंड राइस। मतलब इसका कोई कमर्शियल क्रॉप से लेना देना था ही नहीं,
ग्रीन रिवॉल्यूशन का। अच्छा नेक्स्ट, इसके क्या क्या, इसके करने से क्या क्या रिजल्ट है। पहले तो ये समझो, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन वर्ड से आप समझ लो ना, ये खेती बाड़ी के लिए किया गया था, एग्रीकल्चर के लिए किया गया था, रिवॉल्यूशन था, एक मतलब चेंज था। तो अपन बात करते हैं सक्सेस की, इसके क्या क्या सक्सेस है। पहले तो स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। आप 1951 से लेके अगर मैं बात करूं 2017 तक, तो ओवरऑल मिला के 20 टाइम से भी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। किसका, क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब व्हीट और राइस का। उसके बाद चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, फार्मर का जो पहले आउटलुक था, मोहन जी ये बोलते थे, मतलब जो फार्मर थे वो ये बोलते थे कि भाई हमको घर के लिए पहले सन्यासी बन के बस हमारे को भोजन खाना है, उतना हम ग्रो कर लें। वो आउटलुक का बदला, कमर्शियल आउटलुक, कॉटन ग्रो करो, ये सब ग्रो करो, ये आउटलुक बदला। बट व्हीट और राइस के थ्रू ही बदला कि आप लोग इसको अच्छे से ग्रो करके मार्केट में पैसा कमा सकते हो। राइज इन एक्रिएज, ये बहुत शानदार वर्ड है। एक्रिएज का मतलब क्या होता है, देखो यहां पढ़ो, एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो एरिया अंडर कल्टीवेशन बहुत बढ़ गया, कितना, करीब करीब 40% एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा। और लास्ट सक्सेस, भारत देश आखिरकार सेल्फ सफिशिएंट बन ही गया, उसको अब निर्भर किसी देश पर रहने की जरूरत नहीं है दूसरे चीजों के लिए। अच्छा अब देखो, मैं एक बार यहां तक एक बार रुकता हूं, फेलियर से पहले रुकता हूं। इसका एक क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार है, ये आप एक बार स्क्रीन पे देखो। अच्छा नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेलियर की। अब फेलियर आप देखो, ओनली व्हीट एंड राइस, ये फेलियर है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये सिर्फ गेहूं और चावल के लिए था, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। दूसरा एक फेलियर है कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, इसका जो बेनिफिट था ये कुछ ही स्टेट्स में पहुंच पाया। ऐसा क्यों, मतलब राजस्थान इधर नहीं आ पाया ज्यादा, क्योंकि राजस्थान एक डेजर्टेड एरिया था। तो मेनली ये पंजाब की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इन स्टेट्स में बहुत सही पहुंच पाए, क्योंकि ये स्टेट एफ्लुएंट थे, जहां पे एचवाईवी सीड्स ना सक्सेसफुल काम करने लगा है। सो अगर मैं बात करूं फेलियर की, तो ओनली व्हीट एंड राइस, ये पहला फेलियर हो गया। दूसरा, इट वाज सक्सेसफुल इन सम एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ लाइक पंजाब एंड तमिलनाडु। तो ये है हमारा पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा एक सेकंड, आप एक काम करें, फेलियर्स का भी ये वाला क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक करें। अब आईपीआर 1956 मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 है क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म है। अब सरकार को एक ही ऑब्जेक्टिव रखना था, आप भी दिमाग में एक बार एक ऑब्जेक्टिव सेट करो, सरकार क्या सोच रही थी। सरकार का सोचना यह था कि प्राइवेट सेक्टर को चाबी नहीं देनी है, तो प्राइवेट सेक्टर को चाबी न देने मतलब की रोल न देने के कारण सरकार ने बोला इंडस्ट्रीज को डिवाइड करो 3 टुकड़ों में। ऐसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर आया नहीं, ये मत सोचना कि प्राइवेट सेक्टर, सर टाटा तो था ही नहीं, टाटा ये सब थे, बट सरकार ने सबसे पहले क्या किया, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आज की डेट में हम बोलते हैं ना पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, ये इसी वक्त चालू हुआ है। तो सरकार ने 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री किया। पहली इंडस्ट्री का नाम रखा, मतलब पहले टुकड़े का नाम रखा फोल्ड का, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज विच वर कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड एज पब्लिक सेक्टर, और ये सबसे ज्यादा थी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। फिर दूसरी जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी था, सरकार भी इन्वॉल्व थी, प्राइवेट सेक्टर भी था, सरकार भी इन्वॉल्व थी, सरकार का मेजर रोल था, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज इन विच पब्लिक सेक्टर प्लेड अ लीडिंग रोल, पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल मिला था इसमें। ओके नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बची कुछ ही 1-2 इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में थी, रेस्ट इंडस्ट्रीज वाज गिवन टू ओनली टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि 3 फोल्ड में ये 3 फोल्ड हुए थे, जिसमें इंडस्ट्रीज मेनली पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में ली थी। चलिए आप एक काम कीजिए, इसका ये प्रॉपर लैंग्वेज में ये क्वेश्चन देखिए और स्क्रीनशॉट कीजिए। ओके अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये दूसरा स्टेप है। क्या किया सर इसमें, ये सबसे फेमस है, मतलब कि अगर मैं बात करूं इसका क्वेश्चन तुम्हारे को बोर्ड्स के हर पेपर में दिखेगा। प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के पेपर देखना जो 2 साल के हैं, उसमें इसका एक ना एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इस साल भी चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब ये समझ लो इसको मैं नियरली 100% बोलता हूं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। है क्या सर, किया क्या था, लाइसेंस लगा दिया था, बोला कि आपको आना है प्राइवेट सेक्टर में, लाइसेंस लो भाई। और लाइसेंस कोई भी अगर बोलता कि यार मेरे को मुंबई दिल्ली में इंडस्ट्री खोलनी है, तो लाइसेंस देते ही नहीं थे, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज लाइसेंस में किसी को अलाउ ही नहीं करता। पर अगर कोई जना जाता, मतलब कि अगर मान लो धीरभाई अंबानी एक्सेट्रा जाते कि लाइसेंस मेरे को इंडस्ट्री खोलनी है इस गांव में, हाँ ठीक है ये लो लाइसेंस, गांव का डेवलपमेंट करो, आप लोग आगे बढ़ाओ देश को। मतलब सोचो, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड टू प्राइवेट सेक्टर टू एंटर इनटू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आगे सुनना प्लीज ध्यान से, बैकवर्ड एरियाज इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट वाज प्रोवाइडेड लाइसेंस इजियर। इसका क्या मतलब है, जो भी जना बैकवर्ड एरिया गांव में इंडस्ट्री खोलने के लिए रेडी था,
उसको लाइसेंस इजियर टर्म पे दे रहे थे। बाकी जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री या शहरों में अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट में जाता उसको लाइसेंस नहीं दे रहे थे। तो सरकार कौन से मोटिव पे काम कर रही थी? सरकार यूज कर रही थी प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अपना खर्चा बचा के उनके प्रॉफिट्स पे वर्क करना चाह रही थी। और अच्छा, गांव में इंडस्ट्री कौन सी खुलती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इस वक्त पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये आएगा, अगर पहला टॉपिक अपन सोचे, इस वक्त कौन सी इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया गया था। सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो खुली है ऑलमोस्ट, वो सब सरकार के द्वारा खुली हैं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। एक और वर्ड है, दिस प्रमोटेड रीजनल इक्वालिटी एज वेल। रीजनल इक्वालिटी क्या है सर, थोड़ा समझा दो। रीजनल इक्वालिटी मतलब आज आप मुंबई और मैं दूसरा शहर आपको कोई भी बोलूं, आप ले लो उदयपुर, कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? मुंबई और उदयपुर सर बहुत डिफरेंस हो गया, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आगे, हर सेक्टर में आगे। क्यों? दिस इज रीजनल इनइक्वालिटी। तो रीजन को बराबर लाने के लिए सरकार ने ये स्टेप लिया था और काफी हद तक गांव डेवलप भी हुए थे। अच्छा, होता क्या है, गांव में इंडस्ट्री खुलती है तो रोड भी बनते हैं, बिजली भी आती है, पानी की व्यवस्था भी होती है। तो इन सब चीजों का डेवलपमेंट सरकार प्राइवेट सेक्टर से करवा रही थी। तो प्राइवेट सेक्टर भी कहीं पे खुश हो रहा था, यार हमारे लिए भी कोई इंडस्ट्रीज छोड़ी है। इससे बैकवर्ड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ था। तो ये है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसका मैं आपको एक अभी क्वेश्चन बताऊंगा, इन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है, उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर खींचना। अब आते हैं अपन इंडस्ट्रियल शॉप्स। शॉप्स थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड लग रहा है तो उसको समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियल कंसेशंस और शॉप्स एक ही चीज होती है। पर सर होता क्या है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। अभी कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में भारत सरकार ने जो भी जना इंडिया में मास्क बना रहा था उसको सबको कंसेशंस दिए, छूट दी कि भाई टैक्स में आपको छूट मिलेगी। ऐसी ही छूट उस वक्त दी गई थी, ऐसी ही कंसेशंस उस वक्त दिए गए थे। किस वक्त? जो भी जना गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलेगा उसको मोटिवेट किया जा रहा था, एनकरेज किया जा रहा था कि भाई हम आपको सस्ती जमीन प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का भाव जो है कम करवा के दे रहे हैं, सब्सिडाइज करवा के देंगे। तो सरकार ऐसे नए नए अट्रैक्शंस निकाल रही थी ताकि लोग, प्राइवेट सेक्टर, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर गांव में डेवलपमेंट करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इससे सरकार को क्या फायदा हो रहा था भाई? रीजनल डेवलपमेंट हो रहा था। हर देश, शहर, मतलब एरिया, गांव इक्वली डेवलप हो रहा था। इसमें एक लाइन आप देखना, कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बट स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। प्राइवेट सेक्टर का खर्चा करवा के स्टैब्लिशमेंट हो रही थी इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में। ये गवर्नमेंट का टैक्टिक था। ये क्या पढ़े अपन ने? आईपीआर 1956 के तीनों रिफॉर्म पॉलिसीज। अब इन दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन है जो मैंने अभी थोड़ा बहुत यहां पे लिखा भी है, ये रहा रीजनल इक्वालिटी वाला। इसका क्वेश्चन आएगा, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है इसके क्वेश्चन आने की। तो ये आप एक क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़ना और इसका आप ये खींचो स्क्रीनशॉट। गाइज अभी जो अपन ने पढ़ा आईपीआर 1956, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसान है, कौन से इंपैक्ट्स गुड हैं, क्या बैड इंपैक्ट्स है, ये अब अपने को लास्ट टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड इंपैक्ट्स, आपको क्या लगता है मेन क्या चीज हुई होगी? हाँ सर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बट एक मेन चीज हुई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या है? मतलब पहले सिर्फ 4 या 5 रास्ते थे भाई, हैंडीक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील, ये। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई। सबसे मेन तो आप ये चीज लिखना बिल्कुल मत भूलना, सनराइज इंडस्ट्री थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स थी। मतलब उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भारत देश में पहली बार आई थी। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ 6% एनुअली हमारा आउटपुट बढ़ा, 6% जीडीपी एनुअली बढ़ा इस कौन से आईपीआर 1956 के बाद। ये पहला गुड इंपैक्ट है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आई जो सनराइज इंडस्ट्री थी, कोल, एयरलाइंस, रेलवे, सब कुछ इस टाइम पे हमारा इंक्रीज हुआ और आया। ओके, बात करते हैं ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आपने भिलाई स्टील्स, राउरकेला, ये इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री इसी टाइम पे आई है। और ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक एग्जांपल है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप हुई। ये इसी आईपीआर 1956 के कारण ही हुई। बात करते हैं ये सब क्या है? ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के टाइम की बात है जब पब्लिक सेक्टर के हाथ में चाबी थी। ओके, अब आगे बात करते हैं अपन। एसएसआई वर इंक्रीज्ड विच प्रमोटेड रीजनल इक्वालिटी। ये तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, रीजनल इक्वालिटी बढ़ी थी, शहर और गांव की जो दूरियां हैं वो कम हुई थी इस टाइम पे, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा था। तो ये अपन ने क्या पढ़े? गुड इंपैक्ट्स। पर एक बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट था कि जब सरकार के हाथ में चाबी आ जाती है, करप्शन, पिल्फरेज, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। तो सरकार के हाथ में चाबी आ गई तो पब्लिक मोनोपोलीज क्रिएट हो गई थी, किसी को आने ही नहीं दिया। मतलब अगर अपन बात करें तो सरकार ने अपनी पब्लिक मोनोपोलीज बना ली, पब्लिक मोनोपोलीज वर क्रिएटेड। ये मेरी इंडस्ट्री है, एक नेता बैठ गया कि भाई इसमें किसी को आने ही नहीं देंगे। तो पब्लिक मोनोपोलीज बढ़ने से करप्शन, इनएफिशिएंसी, पिल्फरेज, ये बहुत इंक्रीज हो गया।
एक पहला सबसे मेन ये पॉइंट, ये आप कभी भी भूलना मत, बैड इंपैक्ट ऑफ आईपीआर में लिखना ही है, अगर कोई भी 1 मार्क में भी आ जाए तो। दूसरा मेजर पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऑब्वियस है, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर दिया, पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे दिया। प्रोटेक्शन करने से, बाहरी इंडस्ट्री को न आने देने से, प्राइवेट सेक्टर को न आने देने से कंपटीशन कम हुआ। ऑब्वियस है, कंपटीशन कम होगा तो क्या ग्रोथ हो सकती है क्या? कंपटीशन ही तो एक ऐसी चीज है जो मॉडर्नाइजेशन लेके आती है। तो ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन एंड ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो सैक्रिफाइस्ड। ये एक दूसरा डीमेरिट है। अब अपन चालू कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म। भारत सरकार ने रिफॉर्म क्या बनाया था, चालू क्या किया था? देखो, भारत सरकार ने एक चीज नोटिस कर ली थी कि इंडिया से जो अंग्रेज लोग थे वो सारा के सारा प्रोडक्ट, एक तो रॉ मटेरियल ले जा रहे थे और वहां के फिनिश गुड्स आ रहे थे। अब अपनी जनता, मतलब अपने भारतीय लोग डिपेंडेंट हो चुके थे फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स पे। ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है वो यूज करना है। तो अपनी इस पैटर्न को चेंज करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। ऐसी स्ट्रैटेजी जो भारत देश को चलाएगी और भारत देश के बारे में सोचेगी। इनवर्ड लुकिंग वर्ड से देखो समझ में आ रहा है। इसमें क्या किया भारत देश ने? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पहला भारत सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी लगाई। इंपोर्ट को करो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब तो आपको बताइए, उसका नया ऑल्टरनेट ढूंढो। तो भारत सरकार ने इंडिया के लोगों को एनकरेज किया कि भाई विदेश से जो गुड्स आ रहे हैं अब वो आपको देश में बनाने पड़ेंगे। और लोगों का इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो खैर बढ़ाई, पर अब कोई ऐसे मानने वाला है क्या इतनी क्विकली कि देश में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? पहले टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी भारत में, तो इसीलिए लोगों को एनकरेज करने के लिए 2 स्टेप्स लिए गए, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाया गया। अब सर ये कौन सी नई चीज है? टैरिफ का मतलब होता है गाइस टैक्सेस। मैंने आपको कल भी बताया था, जो थर्ड अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर, टैरिफ बैरियर टैक्सेस सरकार ने बढ़ा दिए। जो भी जना विदेश से गुड्स मंगाएगा उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए। नॉन टैरिफ बैरियर का दूसरा नाम जो बहुत बुक्स में गिवन है वो है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन या फिर कोटास। ये क्या था? अपने कुछ गुड्स ऐसे थे जो बाहर से मंगवाना जरूरी थे, जैसे कि कैपिटल गुड्स। अब सरकार ने बोला इसको तो बंद नहीं किया जा सकता, तो उसके ऊपर एक क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी कि भाई इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते हो। तो इन 2 चीजों से अपने बाहर से सामान आना बंद हो गया और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अच्छा, इसके बहुत ज्यादा फायदे थे या नुकसान? इसके नुकसान भी ज्यादा थे, फायदे थोड़े कम थे, क्योंकि अपने पास स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी। नुकसान और फायदे, गुड इंपैक्ट्स और बैड इंपैक्ट जस्ट इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले दूसरा स्टेप क्या था? एक तो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टेप था एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये क्या होता है सर? अब भाई जो गुड्स इंडिया में बन रहे हैं उनको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, देश तो सारी चीज यूज नहीं करेगा। तो सरकार ने बोला जो भी चीजें एक्सपोर्ट ऑफ दोज गुड्स वर एनकरेज्ड व्हिच वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे थे उसका एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। और दिस स्ट्रैटेजी वाज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पता है ये बहुत स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं आखिर ये टर्म क्या है? मैं सिंपल आपको बताता हूं। आज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा किस में होगा? इंडियन रुपी में होगा क्या? डॉलर, सिर्फ यूएस डॉलर, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो अब हम बात करते हैं, यूएस डॉलर की गुल्लक भरनी थी, यूएस डॉलर को बाहर से इकट्ठा करना था, तो भाई देश के बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। जितना सामान बाहर बेचोगे उतना डॉलर की गुल्लक भरेगी, उतना अपने देश को फायदा होगा। तो दिस स्ट्रैटेजी वाज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पहली चीज। तो दूसरा, टू मेक डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट, भारत की इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाना, ये एक टारगेट था। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन किया गया था। गाइज मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो टॉपिक चैप्टर का सेंट्रल टॉपिक लगता है, जैसे कि पिछला चैप्टर में था आईपीआर 1956, वैसे इसमें ले लो आप इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इस टॉपिक को अच्छे से लिख कर याद करने की हैबिट डाल दो। तो एक बार मैं हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट खींचना और इसका स्क्रीनशॉट ये शॉर्ट में भी क्लिक करो। एक और क्वेश्चन आपके सामने अभी स्क्रीन पे आएगा जो कि परफेक्ट लैंग्वेज बताने वाला है, वो चीज भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना। So guys, we are starting now with the topic which is good impact और bad impact। अब आप देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंपोर्ट जो हो रहा है उसको रोको। अब इंपोर्ट रोकने से आप एक बार लॉजिकली पहले सोचो क्या क्या दिक्कत आई होंगी। देखो, एक तो सबसे पहली दिक्कत जो आई ना, वो उस पर बात करते हैं। पहली दिक्कत जो आई वो थी कि हम लोगों का बाहर से कंपटीशन खत्म होना एक फायदा भी था, पर नुकसान ये था कि हम लोग बाहर के गुड्स यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इससे मॉडर्नाइजेशन रुकता है। अच्छा सर, फायदा भी तो है ना, इंडस्ट्री अपनी ग्रो हुई। भाई जब देश ने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर लिया, विदेशी गुड्स को आने ही नहीं दे रहा था, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बढ़ा होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ने से इंडस्ट्रीज नई नई खुली होंगी,
भाई अब लोग वो बोल रहे होंगे यार टेक्सटाइल बाहर से आ रही थी, अब अपन खुद खोलते हैं इंडस्ट्री। आप लोगों को एक फैक्ट बता दो, उस टाइम पे ही मतलब इस पीरियड के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भारत में पहली बार आई है। तो अब अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा किताबी कंटेंट में पढ़ते हैं। गुड इंपैक्ट का पहला पॉइंट है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। वापस वर्ड आ गया ये, 5th चैप्टर पे आए बट 2 बार आ चुका है ये वर्ड। तो पहले ऊपर वाले पॉइंट की बात करेंगे, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। भारत देश की इंडस्ट्री का जीडीपी सीधा 12% से 25% हो गया। कितने सालों में? पहले 5 साल के प्लान में, मतलब 1951 से लेकर 1991 में 12% जीडीपी जो इंडस्ट्रीज से आता था वो सीधा 25% हो गया। दूसरा, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। काफी ज्यादा जनता जो खेतीबाड़ी में काम कर रही थी और जो कि डिसगाइज्ड थी, काम की नहीं थी, मतलब कि बहुत एक्स्ट्रा थी, वो जनता अब शिफ्ट होने लग गई एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में। भाई बहुत सारे ऑप्शंस आ गए ना, जब बाहर से सामान आना बंद हो गए तो ऑप्शंस बहुत सारे आ गए। अच्छा और क्या हुआ सर? और देखो ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पहले इस साल से पहले सिर्फ 2 या 4 रास्ते थे कि भाई सिर्फ कोल, पेट्रोलियम, इसके अंदर जाना है, हैंडीक्राफ्ट में जाना है। अब वेराइटी, नए नए रास्ते खुले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई, इलेक्ट्रॉनिक्स आई, देन ऑटोमोबाइल आई, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आई। आप लोगों ने सुना होगा ना वो कार एम्बेसडर, फिएट बहुत पुरानी कार है, तो ये उस वक्त ही लॉन्च हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब है मेनी न्यू इंडस्ट्रीज ओपनड अप बिटवीन 1950 एंड 1990। और उस टाइम पे सनराइज इंडस्ट्री, ये एमसीक्यू पकड़ लेना इसका, एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सनराइज इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी उस टाइम की, सनराइज मतलब उस टाइम पे लॉन्च हुई थी। और सर इसके कारण क्या फायदा हुआ? इसके कारण बहुत सारे लोगों को, स्पेशली सरकारी सेक्टर को, नए नए अपॉर्चुनिटीज मिले इन्वेस्टमेंट के। एक पॉइंट मेरा ध्यान रखना, मैं बार बार दोहराता हूं ये चैप्टर पढ़ाते हुए और पहले वाले चैप्टर्स को, 1950 से 1990 इस वक्त जो भी लिखो ना, उसमें सरकार का राज था, सरकार के पास चाबी थी। प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त ज्यादा भाव दिया ही नहीं जा रहा था। प्राइवेट टाटा, अंबानी, बिरलास वर नॉट बीइंग टॉलरेटेड हियर। ओके, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज एनकरेज द यूज ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज, लेटेंट रिसोर्सेज। सर ये क्या है लेटेंट और पोटेंशियल? इंडिया में ऐसी बहुत सारी रिसोर्सेज थी जो थी तो सही पर हिडन थी या आइडल थी। हिडन और आइडल का मतलब या तो पता नहीं थी लोगों को या फिर वो पड़ी थी पर उनको कोई यूज नहीं करता था। मतलब आज आप देख लो, सिंपल सी बात करें, इंडिया में इतना बड़ा थर्मल प्लांट है बट उस टाइम पे कभी भी लॉन्च नहीं हुआ। तो उस टाइम पे क्यों लॉन्च नहीं हुआ? पीपल डिडंट न्यू कि हवा के थ्रू एंड ऐसी चीजों के थ्रू, नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और ये सब भी जनरेट हो सकता है। तो दीज आर लेटेंट रिसोर्सेज, हैं तो सही पर छुपी हुई हैं। तो अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा, जैसे लोगों को पता पड़ा यार ब्रिटेन से ये सामान आता था, अपन भी बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली 3 गुड इंपैक्ट है ये आपके सामने। अब आ जाते हैं अपन बैड इंपैक्ट पे। बैड इंपैक्ट में ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। नेता ऐसे हट के खड़े हो गए, नहीं यार ये तो हमारी लाइन है, इसमें हम किसी को आने ही नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बता देता हूं आपको, आप किसी से पूछना, हमारे जो पेरेंट्स हैं ओल्ड एज, 1990 की एज की बात कर रहा हूं मैं, 1990, इस टाइम पीरियड से टेलीकम्युनिकेशन किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। सिर्फ पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकार अपने हाथ में रख के बैठ गई थी। तो ये तो गलत हुआ ना, पब्लिक ने अपनी मोनोपोली बना ली, सरकार ने अपनी मोनोपोली बना ली, नहीं टेलीकम्युनिकेशन हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये एक्चुअल में था, अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं ये चीज, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल, लैंडलाइंस कुछ भी नहीं था उस वक्त, था तो सरकार के पास था सिर्फ। ओके, लैक ऑफ कंपटीशन इंप्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अभी चालू करते ही समझाया कि हम लोगों ने क्या, अपन लोग एम्बेसडर, फिएट ये लॉन्च करके बस रुक गए। अपन लोग बाहर से देशों से सामान मंगवाना ही बंद कर दिए, तो मॉडर्नाइज कैसे होंगे? तब भी तो अपन आज की डेट में एक लाइन यूज करते हैं, इंडिया चाइना 10 साल के गैप में चलते हैं, इसी कारण यूज करते हैं। ये इसी एक रिजल्ट है, बैड इंपैक्ट है। कंपटीशन खत्म हुआ तो मॉडर्नाइजेशन रुक गया। डोमेस्टिक प्रोटेक्शन डिडंट अलाउड प्रोड्यूसर्स टू मॉडर्नाइज एंड टू एंटर इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। डोमेस्टिक प्रोटेक्शन क्यों लिख रहे हो सर? भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब डोमेस्टिक कंट्री को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी। नेक्स्ट, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड मतलब कि हर जगह पब्लिक सेक्टर, मतलब सारी कंपनी, आज जैसे रिलायंस पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, वैसे उस वक्त सारी कंपनीज के नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड था। मतलब इवन ब्रेड की, इवन शूज की इंडस्ट्री, जिसमें मतलब पब्लिक सेक्टर का होना कोई लॉजिक ही नहीं बताता है, उसमें भी सिर्फ सरकारी इंडस्ट्रीज थी। तो प्राइवेट सेक्टर का जो अपॉर्चुनिटी था उसको स्वॉलो अप कर रहे थे। ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था बट स्वॉलो अप करने का मतलब क्या है? उसको पब्लिक सेक्टर आने ही नहीं दे रहा था प्राइवेट सेक्टर को।
गाइस एक चीज ध्यान रखना, अपन को ये वर्ड चेंज नहीं करना है, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना टाइटल पॉइंट, इसको मत बदलना। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। पर इसको लिखना कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन गुड इंपैक्ट बैड इंपैक्ट। आपको सिंपल, अभी मैं हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींचो, यही इसका आंसर है। मुझे लगता है इस वीडियो ने आपके इकोनॉमिक्स को बनाया होगा आसान। अब इस बार लाने हैं इकोनॉमिक्स में 80 ऑन 80। मैंने कोशिश पूरी करी है कि वीडियो को, हर कंटेंट को शॉर्ट में देने की कोशिश करूं, बट आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू टुमारो।